हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलिए, और आज अब दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। किस पर? कल हमने जो आपको डिस्कशन किया था एक्सरसाइज, और इसका हमारे शरीर की फिजियोलॉजी से क्या संबंध है। जब हम व्यायाम करते हैं, व्यायाम के दो तरीके हमने आपको बताया था। एक हमने बताया था कि जब हम आराम से, मतलब कि स्लो मूविंग होते हैं और अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो ऐसे एक्सरसाइज को हम डायनेमिक एक्सरसाइज कहते हैं। हमने आपको बताया था कि डायनेमिक एक्सरसाइज में हमारे बॉडी की मसल्स और जॉइंट्स, इनमें मूवमेंट होता है। मसल्स में जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी साइज छोटी हो जाती है, लेकिन कभी भी मसल के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये हम लोगों ने देखा था, और इस पर हमने आपको बताया था कि इस दौरान मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वो आइसोटोनिक होता है। आइसो का मतलब एक समान, टोनिक का मतलब स्ट्रक्चर, उसकी टोन नहीं बदलती है मसल की। दूसरा हमने आपको एक्सरसाइज बताया था एक्सटर्नस एक्सरसाइज, स्टैटिक एक्सरसाइज। स्टैटिक का मतलब हम अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहे हैं, जिस जगह पर है वहीं खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जैसे वेट लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा वजन उठा रहे हैं, या फिर दीवार पर धक्का मार रहे हैं, या फिर जो है, जो ट्रक है, क्या नाम है, लोडेड ट्रक है, उस पर पीछे से धक्का लगा रहे हैं। इन सब पोजीशन में होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप पुश कर रहे हैं वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, लेकिन आप ताकत लगाए जा रहे हैं, तो इससे आपकी मसल्स पर असर पड़ता है। तो जो आपके जो मसल फाइबर्स होते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिक हो जाता है, टोन चेंज हो जाती है, यानी कि साइज में मसल फाइबर के कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसी डायरेक्शन में लगे हैं और बल प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी मसल में परमानेंट टेयरिंग हो सकती है। एक प्रकार की इंजरी को कहते हैं, परमानेंट टेयरिंग हो जाएगी, घाव हो सकती है मसल में, स्पाज्म की कंडीशन बन सकती है जो काफ़ी दिनों तक रहेगी, ठीक होने में, रिकवरी में टाइम लगेगा। ये सारी बातें हमने आपको बताया था, और इसके साथ हमने डिस्कशन किया था कि जिस समय आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो दूसरा ये जो सिस्टम है, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है आपका, जो खून सप्लाई करता है, खून में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन आपके शरीर की कोशिकाओं को सप्लाई होता है, तो इसका भी एक एस्पेक्ट डिस्कस किया था, और अंतिम डिस्कशन उस पर हम लोगों ने कार्डियक आउटपुट पर किया था। और हमने आपको बताया था कि कार्डियक आउटपुट जो होता है, दरअसल में 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में आपके हार्ट से जितना भी ब्लड बाहर निकलता है, आपके सिस्टम्स को सप्लाई होता है, हम उसे क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और इसका कैलकुलेशन भी हमने आपको बताया था, कैसे करते थे। इसका कैलकुलेशन बताया था कि हार्ट बीट रेट एक एवरेज हेल्दी पर्सन में 75 टाइम्स पर मिनट हमने आपको बताया था, तो 75 टाइम्स पर मिनट प्लस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बताया था कि एक धड़कन में जितना ब्लड निकल के बाहर जा रहा सिस्टम्स को, उसको क्या कहा था? स्ट्रोक वॉल्यूम कहा था, और इसकी वैल्यू हमने आपको कितनी बताई थी? 70 ml। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 लीटर आता है, जो कार्डियक आउटपुट था। यानी कहने का मतलब कि 1 मिनट में आपके पूरे शरीर के सिस्टम को आपका हार्ट कितना खून सप्लाई करता है? 5 लीटर। अब इस 5 लीटर जो कार्डियक आउटपुट है, इसकी जो वैल्यू है, ये एज के अनुसार चेंज होती है। बच्चों में अलग होती है, एडल्ट में कुछ और होती है, और ओल्ड एज में कुछ और होती है। तो एज वाइज तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है, साथ में ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हाउ मच एक्टिव यू आर, आप कितने ज़्यादा सक्रिय हैं। क्या आप बेड पर आराम फरमा रहे हैं, या फिर सवेरे वॉक पर जाते हैं, आप अच्छी जॉगिंग कर लेते हैं, आप वार्म अप कर लेते हैं, आप डांस बढ़िया कर लेते हैं म्यूजिक लगा करके। सवेरे आप लगा लीजिए म्यूजिक, और फिर उसके बाद दे ताता थैया आप बढ़िया डांस करिए। तो इससे क्या होगा? इससे आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। कार्डियक आउटपुट, द सप्लाई ऑफ ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ योर एक्सरसाइज। एज मच एज यू डू एक्सरसाइज, in the same proportion the volume of the blood continuously increases to supply the skeletal muscles। कुल मिलाकर के यह जो 5 लीटर होता है ब्लड, अब आइए और यहां से शुरू करें कि जो ये ब्लड की सप्लाई, कार्डियक आउटपुट की, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जो COP है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, ये इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया था? 5 लीटर लिया था। 5 लीटर का मतलब क्या हुआ? 5000 मिलीलीटर। यह एक स्वस्थ व्यक्ति में कार्डियक आउटपुट जो है ये 5 लीटर के आसपास होता है। इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपके ब्रेन में सप्लाई होता है, आपकी किडनी में सप्लाई होता है,
आपकी बॉडी मसल्स में ये ब्लड सप्लाई होता है, आपके विसरल ऑर्गेन में ब्लड सप्लाई होता है। व्हाट डू मीन बाय विसरल ऑर्गेन्स? जो आपके एब्डोमिनल कैविटी में, पेट के अंदर जो ऑर्गेन्स हैं, जैसे कि आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, तो इनको सप्लाई होता है। हमें कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये 5000 मिलीलीटर जो ब्लड है, इस 5000 मिलीलीटर यानी 5 लीटर ब्लड का कुछ परसेंटेज ब्रेन को जाता है। इट इज अप्रॉक्स 11% ऑफ टोटल ऑफ COP। कार्डियक आउटपुट का लगभग 11% सप्लाई हो जाता है किसको? आपके ब्रेन को। आपकी किडनी को लगभग 20% ब्लड सप्लाई होता है ऑफ COP। किसको? सॉरी, किडनी को 20 से 25%, 20 to 25% आपके किडनी को ब्लड सप्लाई होता है। बॉडी मसल्स की बात करें तो अप्रॉक्स लगभग 20% ऑफ COP ये सप्लाई हो जाता है। ये लगभग 1200 ml के आसपास आता है, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। ये आपके शरीर की मांसपेशियों को सप्लाई होता है, ठीक। और इसी तरीके से लगभग 10% के आसपास सप्लाई किसको होता है? विसरल ऑर्गेन्स को होता है। बाकी जो बचा हुआ होता है बॉडी के अन्य सिस्टम्स को, थोरेसिक कैविटी में सप्लाई होता है, आपके सेंसरी ऑर्गेन्स को सप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें हैं। वी आर कंसर्न विद द मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि हम व्यायाम की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें फोकस किस पर करना है? हमको फोकस करना है इस सेगमेंट पर, ब्लड का ये हिस्सा जो आपकी बॉडी मसल्स को सप्लाई होता है। वी आर कंसर्न विथ दिस एक्चुअली इन दिस लेक्चर। यहां पर हम इस प्रपोर्शन से सीधे कंसर्न हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कार्डियक आउटपुट का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कब है? ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट जो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके कार्डियक आउटपुट का कितना कितना परसेंट किस ऑर्गन में जा रहा है, तो वो किस कंडीशन में बताया गया है? इट इज ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज। जब हम व्यायाम नहीं कर रहे होते हैं, जब हम विश्राम कर रहे होते हैं, उस समय की ये कंडीशन होती है, रेस्टिंग स्टेज की कंडीशन होती है। यहां पे आप ये देख रहे हैं 20%। अब क्या होगा कि जब हम यहां एक्सरसाइज शुरू करते हैं, अब आपने क्या करना शुरू किया? एक्सरसाइज शुरू कर दिया। तो इस एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि अब आपकी बॉडी मसल्स में, मैंने आपको कल बताया था कि किस चीज की डिमांड बढ़ती है, किसकी किसकी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपकी बॉडी के अंदर, मैंने कल बताया था आपको पिछले लेक्चर में अपने, कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक प्रकार का जैविक अणु है जो कि ऊर्जा का दलाल होता है हमारे शरीर के अंदर, मतलब ब्रोकर होता है, एनर्जी ब्रोकर होता है। ये आपकी शरीर की कोशिकाओं को एनर्जी सप्लाई करता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो ATP की डिमांड बढ़ेगी, कल बताया था। फिर रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो सेल में हो रहा है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो ब्रीथिंग रेट है ये बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था हार्ट बीट रेट, ये क्या हो जाएगा? हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा। और इट इज फॉलोड बाय द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। आपका जो ब्लड प्रेशर है ये बढ़ जाएगा। व्हेन यू डू एक्सरसाइज, आप जब व्यायाम करना शुरू करते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स इस क्रम में चेंज होते हैं, क्योंकि आपको जब काम ज़्यादा कर रहे हैं तो यू नीड एक्सेस एनर्जी, एंड दिस एनर्जी एज यू नो इट इज सप्लाइड बाय एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन योर बॉडी। देन द डिमांड ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूजुअली इंक्रीज। व्हाट हैपेंस देन? टू मीट आउट दिस डिमांड ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन योर बॉडी सेल आल्सो इंक्रीजेज। और अगर ये इंक्रीज कर रहा तो सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है कि यू रिक्वायर्स द न्यूट्रिएंट दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इन दोनों चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, भोजन से आपको सप्लाई होता है कार्बोहाइड्रेट, तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। एक्सरसाइज जितना ज़्यादा व्यायाम करेंगे उतना ही भूख लगेगी, कल बताया था। दूसरा क्या होता है कि आपके सांस की रफ्तार बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। यूजुअल जो ब्रीथिंग रेट होता है वो कितना होता है? ये जो यूजुअल ब्रीथिंग रेट होता है ये हमारा 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। ये जो आपका ब्रीथिंग रेट होता है, दिस वन 12 से 16 बार एक सामान्य कंडीशन में, व्हेन यू आर कंप्लीटली रेस्टिंग, नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ड्यूरिंग दिस वेरी कंप्लीट रेस्टिंग स्टेज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। यू नो कितना हो रहा है? 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं। ये एक सामान्य ब्रीथिंग होती है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि आप सांस ले रहे हैं।
ठीक है। लेकिन अब जब आप व्यायाम करेंगे तो आप हाँफने लगते हैं। क्यों हाँफते हैं? कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और इस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए आपका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अभी भी बता रहा हूं। कितना हो जाएगा? 12 से 16 टाइम की अपेक्षा ये करीब 4 गुना बढ़ जाता है। 4 टाइम्स दिस इंक्रीजेस, यानी कि करीब 30 से 40 बार हम सांस लेना शुरू करते हैं, हाँफने लगते हैं इस तरह से। ये हाँफने की रफ्तार, तो जो सामान्य ब्रीथिंग है उससे लगभग 3 से 4 गुना ब्रीथिंग की रफ्तार बढ़ जाती है, ध्यान रहे। फिर क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीजन आपके फेफड़े में आएगा। अब इस ज्यादा ऑक्सीजन को, फेफड़े में तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन होना नहीं है, होना है आपकी बॉडी सेल्स के अंदर। तो फिर इस पूरी ऑक्सीजन को बांटा जाता है आपके पूरे शरीर में, और बांटने का काम जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, कल क्या बताया था उसको? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जाहिर सी बात है कि द सर्कुलेटरी सिस्टम्स कम्स इन पावर एंड बिकम्स मोर एक्टिव, एंड दिस इंड्यूसेस द हार्ट बीट रेट। आपका जो हार्ट बीट रेट है, हृदय की धड़कन, ये तेज हो जाती है। हार्ट बीट रेट सामान्य जो 75 होता है, 75 से बढ़ करके 120, 130, 140, 160 और एक्सटर्नस एक्सरसाइज के दौरान करीब 250 तक हो जाता है। 250 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। टैकीकार्डिया की कंडीशन बनती है। दोनों टैकीकार्डिया, जिस समय आपके हार्ट बीट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ते हैं, इस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कहते हैं। तो यहां पर जो काम हो रहा है एक्सरसाइज के दौरान, जो कार्डियक आउटपुट का बंटवारा हमने आपको बता दिया, और फिर बताया कि एक्सरसाइज के दौरान ये पैरामीटर्स किस प्रकार चेंज होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इसको हम 3 स्टेज में डिवाइड करके चल रहे हैं, 3 स्टेज में। और आइए देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में किन किन तरीके का चेंज होता है डिफरेंट प्रकार की एक्सरसाइज में। इसमें से ये 3 तरह की एक्सरसाइज होती है। इनमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज, 3 तरीके से हम बांट कर चलेंगे। इनमें से पहला है स्लो एक्सरसाइज, या आप इसको माइल्ड कह सकते हैं। दूसरा होता है फास्ट एक्सरसाइज, और तीसरा जो है वो एक्सटर्नस एक्सरसाइज है। या इसी को आप बोल सकते हैं ड्रास्टिक एक्सरसाइज है। एक जो अच्छा ट्रेनर होता है वो आप हमेशा अपने पास रखें। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज वेरी इनिशियली, तो यू शुड डू दिस अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनर। इसीलिए योगा एक्सरसाइजर्स की जरूरत होती है। जो योगा ट्रेनर्स होते हैं उनके साथ आप काम करें, बिकॉज यू डू नॉट नो अबाउट हाउ टू स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड विद विच रेट। कुछ जो नौसिखिए होते हैं शुरू में ही बिल्कुल एकदम से बहुत तेजी से शुरू कर दिए, बहुत तेजी से फास्ट एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कितने समय में? 2 से 3 मिनट में। 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज से आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको एक्सरसाइज किसी योग्य ट्रेनर के साथ करना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं, 3 स्टेप में एक्सरसाइज को समझा रहे हैं। पहला है स्लो यानी माइल्ड एक्सरसाइज, दूसरा है फास्ट एक्सरसाइज, और तीसरा है वेरी फास्ट एक्सरसाइज, दैट इज द ड्रास्टिक एक्सरसाइज। पहली कंडीशन जो होती है, आइए और उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है जब हम स्लो एक्सरसाइज करते हैं। स्लो एक्सरसाइज, स्लो एक्सरसाइज में यहां पर क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती हैं, मसल टोन जो होती है अनचेंज्ड होती है। मसल की टोन पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि सवेरे सवेरे आप उठे
और उठने के बाद प्रातःकालीन वॉक पर चले गए, लेकिन आप तेज नहीं चल रहे हैं, जिसको वॉकिंग कहते हैं, रनिंग नहीं, फास्ट वॉकिंग भी नहीं, स्लो वॉकिंग, आराम से टहलते हुए इस तरह से चल रहे हैं। ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है, लेकिन ये स्लो एक्सरसाइज है, इसमें कैलोरी ज़्यादा बर्न नहीं होती, लेकिन फिर आपकी मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं डाला जाता, आपकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आती, इसलिए सब कुछ यहां पर स्मूथ चल रहा होता है। यूजुअल रेस्पिरेशन रेट, आपकी जो ब्रीथिंग रेट है इट इज आल्सो नॉर्मल, आपका जो हार्ट बीट रेट होता है इट इज आल्सो नॉर्मल, नो ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन डेप्थ क्रिएट नहीं होता। यानी मेरे कहने का मतलब यह हो गया कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, व्हाट इज सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका जो हार्ट सिस्टम है ये नॉर्मल रहता है, रिमेन्स नॉर्मल। और फटीग जो होती है, आपको जो दर्द होती है, नो, यहां पर आपको दर्द नहीं होता। ध्यान रहे, जब भी आप वर्कआउट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी मसल्स में एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ जमा होता है, दिस केमिकल इज नोन एज लैक्टिक एसिड। अगर आपकी बॉडी मसल्स में लैक्टिक एसिड जल्दी डिपॉजिट हो गया तो आपको पेन होने लगेगा। फटीग जो है, जो मांसपेशियों में फटन होती है व्यायाम करने के दौरान, ये दरअसल में यही होता है। लेकिन ये लैक्टिक एसिड का जो थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब समझते हैं आप, अभी आगे चर्चा करेंगे हम कि कितने लैक्टिक एसिड पर हम परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने पर भी अपने आप को टायर्डनेस फील नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों में बहुत थोड़े से ही लैक्टिक एसिड पर पेन होने लगता है। तो जिनको जल्दी पेन होने लगता है उनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है लैक्टिक एसिड की वो लो होती है। सच पर्सन्स आर नोन एज लो थ्रेशोल्ड पर्सन्स फॉर लैक्टिक एसिड, मीन्स द लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड वैल्यू इज वेरी लो फॉर दीज पर्सन्स एंड दीज पर्सन्स रियलाइज टायर्ड वेरी सून। एक सामान्य एक्सरसाइज में भी, जैसे कि बहुत ओवरवेट ओबेस पर्सन है, बहुत हैवी है, और उसको कहा जाए चलो जरा, अब वो 100 मीटर भी चलेगा तो हाँफने लगेगा, उसको हमेशा कार चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए आराम से चलने के लिए, कहते पैदल चलो, पैदल चलने में, सामान्य वॉकिंग में भी सांस फूलने लगती है। ये ऐसे पर्सन्स कहते हैं भैया थक गए हैं। क्यों थक गए हैं? तो हम बता रहे हैं थक क्यों गए हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड जल्दी बन गया आपकी बॉडी में, स्टैमिना कम है। समझ रहे हैं स्टैमिना क्या होता है? अभी इसी में क्लियर हो जाएगा लेक्चर में। तो इस तरीके से जो स्लो एक्सरसाइज है, जो सामान्य यूजुअल पर्सन्स होते हैं, उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मल है, ब्रीथिंग रेट नॉर्मल है, हार्ट बीट रेट नॉर्मल है, और नो ऑक्सीजन डेप्थ, आपकी बॉडी मसल्स में ऑक्सीजन का ऋण की कंडीशन नहीं पैदा, ऑक्सीजन लोन कहते हैं इसको, नहीं पैदा होती। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मींस हार्ट बीट रेट और ब्लड प्रेशर, दीज रिमेन नॉर्मल। क्या क्या चीजें? अगर हम सीरियस की बात करें तो यहां पर हार्ट बीट रेट एंड द ब्लड प्रेशर बोथ रिमेन नॉर्मल, ये नॉर्मल रहता है। किसमें? सामान्य एक्सरसाइज में। लेकिन इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इफ यू आर टेकिंग एक्सेस कैलोरी थ्रू द फूड, भोजन के माध्यम से आप कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन आप केवल सामान्य वॉकिंग कर रहे हैं, एकदम स्लो रफ्तार से चल रहे हैं, तो दिस इज द यूजुअल प्रोसेस, ये एक रूटीन है आपका, और इसमें आपको एक्सरसाइज बर्न नहीं होगी, आपको कैलोरी बर्न नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? ये एक्सरसाइज आपके फायदे की नहीं है, लेकिन आपको स्लगिश होने से भी बचाएगा। कुछ बेनिफिट है, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं आएगा। ठीक है, आइए और अब हम बात करें माइल्ड एक्सरसाइज पर। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग माइल्ड एक्सरसाइज? जब हम एक्सरसाइज माइल्ड करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं रफ्तार, माइल्ड एक्सरसाइज, इसका मतलब यह हो गया कि फास्ट वॉकिंग, नॉट रनिंग, फास्ट वॉकिंग। जिस समय आप फास्ट वॉकिंग करते हैं,
तेज चल रहे हैं। अभी क्या कर रहे थे, आराम से टहल रहे थे। अब फास्ट वॉकिंग में क्या करेंगे, इस प्रकार से चलेंगे। तो जो फास्ट वॉकिंग होती है इसको, दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइल्ड एक्सरसाइज, राइट। यहां पर भी क्या होता है कि मसल टोन दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये फैक्टर लागू होगा। मसल टोन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन यहां पर भी होगा, और पहले वाले में भी आइसोटोनिक था। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन आपकी मसल का रहेगा जिस समय आप फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मसल में ऐसा नहीं होता कि आपकी मसल में घाव हो जाता है या स्पाज्म हो जाता है अगर तेज तेज आप चलेंगे तो, ठीक है। यूजुअल रेस्पिरेशन रेट जो होता है ये थोड़ा बढ़ेगा, स्लाइट इंक्रीज होगा, यानी कहने का मतलब कि आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो थोड़ा बढ़ेगा। जो आपका ब्रीथिंग रेट है नॉर्मल ना रह करके थोड़ा सा बढ़ेगा, स्लाइट इंक्रीज। आपका हार्ट बीट रेट जो होगा नॉर्मल ना रह करके स्लाइट, सब में स्लाइट लगा देंगे, आंशिक रूप से इंक्रीज करेगा। ऑक्सीजन डेप्थ आपकी बॉडी में क्रिएट नहीं होगी, नो ऑक्सीजन डेप्थ क्रिएट नहीं होगी। अब बात करेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिमेन्स नॉर्मल नहीं होगा, ये स्लाइटली स्टिमुलेटेड। आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, सबके लिए स्लाइट लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा सब में इंक्रीमेंट होगा। लेकिन मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसा रहेगा, आइसोटोनिक रहेगा। अब बात करते हैं फटीग की, कि क्या इस तरीके की फास्ट रनिंग में आपको दर्द महसूस होता है कि नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन योर हैबिट। कुछ लोग अभी अभी जल्दी में ही वॉक करना शुरू किए हैं और फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, तो शुरुआत में ऐसे पर्सन्स में जो फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं उनमें क्या होगा कि जब पहली बार वो शुरू करेंगे तो हो सकता है कि उनमें फटीग जल्दी हो। आइए और अब हम ये चर्चा करें कि ये जो फटीग हो रही है इसका कारण क्या होता है। एक और बचा हुआ है ड्रास्टिक एक्सरसाइज, लेकिन हम उस तक जाएं इससे पहले फटीग समझ लें। फटीग समझने का मतलब लैक्टिक एसिड का जो कॉन्सेप्ट है इसे आप समझ लें, क्योंकि अब लैक्टिक एसिड का यूज होने जा रहा है किसमें, जब आप ड्रास्टिक एक्सरसाइज करेंगे। तो ये लैक्टिक एसिड क्या बला है, जरा आइए और इस पर चर्चा कर ले। थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, घबराइए नहीं, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे इस चीज़ को कि लैक्टिक एसिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन पर ही ध्यान लगाए बैठेंगे। देखिए, जब आपकी मसल्स वर्क करती हैं, व्हेन मसल्स वर्क, तो अभी इसके पहले हमने आपको बताया था डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ये बढ़ेगी। ठीक, आपकी बॉडी मसल्स में दो तरीके की एक्सरसाइज होती है। ये जो बॉडी मसल्स हैं इनमें जो रेस्पिरेशन होता है इन बॉडी सेल्स, इट इज ऑफ टू टाइप। इनमें से पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये क्या चीज है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यहां क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यहां पर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, और क्या मिलता है आपको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्राप्त होता है। कितने मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, 38 मॉलिक्यूल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से प्राप्त होते हैं। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए आपको 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। इस प्रकार का ये एक सामान्य रिएक्शन है। चूंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध है,
ऑक्सीजन आपकी बॉडी सेल्स में मौजूद है, तो जब तक ऑक्सीजन मिलेगी तब तक बॉडी सेल्स में रेस्पिरेशन कौन सा होगा, ये वाला होगा, राइट। लेकिन जैसे आप एक्सरसाइज थोड़ा तेज करते हैं तो फिर डिमांड ऑक्सीजन की क्या होती है, वो लगातार बढ़ती जाती है। ठीक, आपने क्या किया, एक्सरसाइज यहां स्लो हुई, स्लो से माइल्ड हुई और माइल्ड से ड्रास्टिक हो गई, ड्रास्टिक एक्सरसाइज। तो आप देखेंगे कि जितना ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो एक्सरसाइज में हो रही है उससे ज्यादा डिमांड बढ़ेगी माइल्ड में, और उससे भी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी ड्रास्टिक में। अब क्या होगा कि इससे आपकी सांस की रफ्तार बढ़ेगी, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपकी सांस की रफ्तार बढ़ती जाएगी। सांस की रफ्तार बढ़ने का मतलब कि ऑक्सीजन ज़्यादा आप अपनी बॉडी में सप्लाई कराना चाहेंगे, लेकिन आपके हांफने की भी एक निश्चित लिमिट है, उससे ज़्यादा ब्रीथिंग रेट हो ही नहीं सकती। आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में ब्रीथ करते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी में आप ब्रीथिंग शुरू करते हैं। जरा देखिए, एक नज़र डालते हैं कि जब हम सामान्य ब्रीथिंग करते हैं तो कितनी एयर हमको मिलती है, और फिर जब एक्सरसाइज करते हैं तो एयर कितनी मिलती है। जिस समय हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, इन नॉर्मल ब्रीथिंग वन ब्रीथ inhales 500 ml एयर, इतनी हवा हमारे फेफड़े में आती है। सामान्य ब्रीथिंग के समय कितना, आधा लीटर हवा हमारे शरीर के, आधा लीटर ऑक्सीजन नहीं, आधा लीटर हवा, ये हमारे शरीर के अंदर आती है। ये क्या कहलाता है, इट इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल का मतलब चढ़ाव उतार से है कि सांस लिया सांस निकाला, लेकिन कैसा, सामान्य नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान। तो जितनी हवा आप निकाल रहे हैं या अंदर ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ब्रीथिंग रेट 12 मान लें, 12 पर मिनट, 12 टाइम्स, अगर हम 1 मिनट में 12 बार सांस ले रहे हैं तो ली गई कुल हवा कितनी हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाइड बाई 500 मिलीलीटर। यानी कि हम 1 मिनट में, इन 1 मिनट 6 लीटर एयर टेकन इन, ओके, और इतनी ही एयर हम बाहर निकालते हैं। ऐसा थोड़ा होता है कि हवा खाली लेते जा रहे हैं, बाहर नहीं निकालना है। 500 ml हवा अंदर आएगी तो 500 हवा एक्सपायरेशन के द्वारा 500 ml हवा बाहर चली जाएगी। यानी कि ब्रीथिंग अगर 12 टाइम आप कर रहे हैं, इसका मतलब 12 बार सांस आपने अंदर लिया है और 12 बार सांस आपने बाहर निकाला है। एक ब्रीथिंग का मतलब, वन ब्रीथिंग मीन्स व्हाट, वन ब्रीथ का मतलब 1 एक्सपायरेशन एंड 1 इंस्पायरेशन। इन दोनों से मिलकर एक ब्रीथ होता है, और यह प्रक्रिया 12 बार होती है। यानी कि 12 बार क्या होता है, एक्सपायरेशन, और 12 बार क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है। हम क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं हमारी ब्रीथिंग रेट है। तो अगर और ली जाने वाली हवा और बाहर निकाले जाने वाली हवा दोनों बराबर होती है, और इन दोनों को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 500 मिलीलीटर होती है। ये तो सामान्य रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ती है, मान लो कि ये 3 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई, तो अगर 4 गुना ये बढ़ गई तो फिर आप जो हवा अंदर ले रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो जो 500 ml हवा ले रहे हैं तो 1 मिनट में कितना लेने लगेंगे, 2000 ml लेने लगेंगे। ये 4 गुना बढ़ जाएगा। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अधिकतम कितना ले सकते हैं, तो अधिकतम लगभग 3 लीटर हवा आप ले सकते हैं एक ब्रीथ में। कितना ले सकते हैं, एक ब्रीथ में 3 लीटर हवा ले सकते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर कितना लेते हैं, 500।
एक्सरसाइज करने पर लगभग 2 लीटर, और प्रयास करेंगे तो 3 लीटर अधिकतम हवा आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। ऐसा थोड़ा होता है कि अपना लंग खोल देंगे एकदम एटमॉस्फेयर के लिए, आओ सारी हवा इसी में भर जाओ, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप अब चाह करके भी उतना ज़्यादा हवा अंदर नहीं ले सकते जितने हवा की डिमांड है। तो आपकी बॉडी मसल्स में एक ऐसी स्टेज आएगी, जब आप एक्सरसाइज खूब कर रहे हैं तो एक ऐसी स्टेज आएगी, द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट फुलफिल्ड। जितना ऑक्सीजन की डिमांड है ये इसकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे आप, तो आपकी बॉडी मसल्स में कौन सी कंडीशन बनेगी? कौन सी कंडीशन बनेगी? एनएरोबिक कंडीशन बनेगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया, इधर वाला मिटा दे रहे हैं अब हम। आपकी बॉडी में एनएरोबिक कंडीशन बनेगी। एनएरोबिक, अब एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा? नो ऑक्सीजन अवेलेबल। आपकी बॉडी में अब ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं है, यानी कहने का मतलब कि डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई कम है। तो डिमांड के कंपैरिजन में जितनी जरूरत है तो आपूर्ति उससे कम है, तो आपकी बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन बनेगी जिसको हम ऑक्सीजन डेप्ट कहते हैं, ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। ये बन जाएगा आपके शरीर के अंदर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब आपका जो यह रिएक्शन है अब इस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करना शुरू करेगा। यानी कहने का मतलब कि जो ग्लूकोज है इट इज बर्न्ड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अब यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ऐसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, लेकिन यहां पर आपकी बॉडी मसल्स में एक कंपाउंड बनेगा, और इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड। ये जमा होने लगेगा। दरअसल में यह जो रिएक्शन है जो आप ये देख रहे हैं ये 2 स्टेप में होता है। इसमें जो स्टेप नंबर 1 है, इसमें पहले ग्लूकोज को पायरुविक एसिड नाम के मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है। पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल एक बनता है आपकी बॉडी सेल्स में। अब इसका 2 स्कोप है। अगर ऑक्सीजन है तो ये फेज एरोबिक हो जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कौन बनेंगे? तो इनके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और जल बनेगा। यह एरोबिक रेस्पिरेशन है। और यहां पर बनने वाले एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी? यहां पर आपको खूब ज्यादा मात्रा में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलेगा। ऐसा कब हुआ? पहला फेज रिएक्शन का दिखा रहे हैं कि अगर यहां पर ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा, और ये स्टेप दोनों में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों में होता है। पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन है तो इस पाथवे से आगे चलकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट जाएगा, यानी इसका कंप्लीट कंबस्शन होगा और 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ये आप जो बायोलॉजी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको मेडिकल साइंस में इन्होंने पढ़ा होगा, इन्हें पता होगा कि क्रेब्स साइकिल आगे चलेगी और 38 ATP प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। लेकिन हम चूंकि एक सामान्य लेक्चर दे रहे हैं सभी लोगों की जानकारी के लिए, तो आप केवल इतने समझिए कि यह प्रोसेस से इतना आपको ATP मिल जाएगा, 38 ATP। लेकिन अगर यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनएरोबिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा तो पहले पायरुविक एसिड तो बनेगा, लेकिन इस पायरुविक एसिड को अब हम जो तोड़ रहे हैं वो किस में तोड़ रहे हैं? वो तोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस यहां पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। La स्टैंड्स फॉर लैक्टिक एसिड। और यहां पर एक एंजाइम इस प्रोसेस में लगता है जिसे हम LDH कहते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां पर जो है ये मॉलिक्यूल बनने लगेगा। नाम क्या है इसका? लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल। आप कहेंगे कि साहब कि अगर यह प्रक्रिया होती है और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगभग 20 गुना कम मिलेगा, केवल 2 ATP मिलेगा। इसके पहले कितना मिल रहा था? 38 ATP। अब कितना मिलेगा? केवल 2 ATP मॉलिक्यूल से आपको संतोष करना पड़ेगा। एक तो आपकी एनर्जी कम हो गई क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपकी बॉडी मसल्स में 2 काम हो रहा है। एक तो लैक्टिक एसिड जमा होने लगा, और दूसरा कौन है? यहां पर 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनता है 38 के बजाय।
38 न बनकर कितना बन रहा है, 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल आपको केवल प्राप्त हो रहा है, लगभग 19 गुना कम हो गया, एनर्जी कम मिल रही, इसी को कहते हैं कि आप एग्जॉस्ट कर गए हैं। तो यू फील योर सेल्फ टायर्ड, एग्जॉस्टेड, एंड एट दिस स्टेज यू विल नॉट बी विलिंग टू डू द एक्सरसाइज एट द सेम रेट अगेन, यू नीड रिफ्रेशमेंट। आपको फिर व्यायाम करने के बाद थकान महसूस होगा और आप चाहेंगे कि थोड़ा विश्राम कर लें, फिर देखा जाएगा, या फिर आप उस एक्सरसाइजिंग गेम को क्विट कर लेते हैं, दौड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि यू आर फीलिंग योर सेल्फ मच टायर्ड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन योर बॉडी सेल्स। ये बात आपको समझ में आ गई इतनी। अब अगर एक्सरसाइज हो रही है तेज तो ये काम होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तो मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई बता दिया आपको। अब इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा जो मटेरियल है, एक तो हमें ऑक्सीजन चाहिए था और दूसरा क्या चाहिए था, दूसरा हमको ये चाहिए, ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज चाहिए। अब होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर आपके ब्लड में ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा होती है आपके ब्लड में, और वहीं से आपकी बॉडी सेल्स को सप्लाई होती है। यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज जरूरत से ज़्यादा नहीं होता कि आप, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज एक निश्चित है, कितना है 120, कितना है 120 मिलीग्राम % होता है। ऐसी कंडीशन में इससे अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया है, इसी को डायबिटीज़ की कंडीशन कहा जाता है। अगर इससे कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। बट द बॉडी फीडबैक मैकेनिज्म कीप्स द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा एक स्थिर, एक निश्चित मात्रा में ग्लूकोज का लेवल बनाए रहता है। यस, अब आपने माइंड मेकअप कर लिया कि आपके ब्लड में ग्लूकोज एक समय में एक निश्चित मात्रा में रहता है, और उतना रहता है जितने से कि आपकी बॉडी सेल्स को एज यूजुअल रेस्टिंग कंडीशन में जो है ग्लूकोज की सप्लाई हो सके। बाकी ग्लूकोज किस रूप में रहता है, क्या आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज होता ही नहीं है, होता है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो होता है इसके कई मॉलिक्यूल्स आपस में एक चेन में यूनाइट होकर एक पॉलीमर बना लेते हैं, एक बड़ी साइज का मॉलिक्यूल जिसको ग्लाइकोजन कहा जाता है। और यह जो ग्लाइकोजन है इसका स्टोरेज आपके शरीर में 2 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है बताएं? एक तो होता है लीवर में और दूसरा आपकी बॉडी मसल्स में होता है। यानी कि ऑक्सीजन का एस्पेक्ट तो आपको समझ में आ गया ना कि ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन ऋण क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो ये होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, ये सारा समझ में आ गया। अब आपको ये देखना है अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस अबाउट द ग्लूकोज। ऑक्सीजन की डिमांड के बारे में तो हमने चर्चा कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज के डिमांड की क्या कंडीशन है, क्योंकि आपको एनर्जी देने के लिए दोनों चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक तो ग्लूकोज चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, दूसरा आपको चाहिए ऑक्सीजन। आइए और अब हम ग्लूकोज की सप्लाई की बात करें। आपको मालूम है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, जो ग्लूकोज है, कौन सा ग्लूकोज, एक्सेस। अभी हमने आपको बताया कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा है, और अगर उससे ज्यादा ग्लूकोज है तो इट इज कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड इन लीवर, स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, इन बॉडी मसल्स स्टोर्ड एज जो खाना आप खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज आपको प्राप्त हो रहा है इसका 2 स्कोप है, 3। पहला कि आपके शरीर की कोशिकाओं में सामान्य रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज की सप्लाई बनाए रखना। दूसरा, अगर एक्सेस में है तो इसको लीवर में क्या किया जाए, पहले आपकी बॉडी में, लीवर में स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा ग्लाइकोजन, लीवर में, और फिर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो इस तरीके से ये कंडीशन है, ये हमारा स्टोर्ड डिपोर्ट है, किसका, ग्लाइकोजन का। व्हाट हैपेंस इफ यू डू द एक्सरसाइज। अब आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइजिंग के दौरान, ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग, चूंकि यहां पर डिमांड ग्लूकोज की क्या होगी, डिमांड ऑफ ग्लूकोज ये बढ़ेगी,
तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो जितना ग्लूकोज ब्लड आपका सप्लाई कर पाएगा वो उससे तो यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि फ्री ग्लाइकोजन, फ्री ग्लूकोज यूज्ड। देन अब हम किसकी तरफ देखेंगे, इन दोनों की तरफ। जब आपके घर में रखा हुआ कैश खत्म हो जाता है तो निगाह किस पर जाती है, बैंक के डिपॉजिट पर। कि साहब घर में पैसा आप नहीं, जाओ बैंक से निकाल लाओ। तो ये दोनों ग्लूकोज के लिए बैंक हैं। कौन कौन, आपके शरीर में ग्लूकोज का जो बैंक है वो लीवर है और आपकी बॉडी मसल्स हैं। सबसे पहले हम अपने छोटे खाते का इस्तेमाल करेंगे। आपकी बॉडी में छोटा अकाउंट कौन सा है ग्लूकोज का, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का छोटा अकाउंट ये है, दिस वन। कौन है, बॉडी मसल्स। तो प्रथम 3 से 5 मिनट तक एक्सरसाइज जो कि आप लगातार कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग फास्ट एक्सरसाइज इन वेरी फर्स्ट 3 to 5 सेकंड द ग्लाइकोजन ऑफ बॉडी मसल इज यूज्ड, राइट। समझ में आ रही है बात। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, फॉर फर्स्ट 3 to 5 minutes stored glycogen in the body muscles used। यहां पर क्या होता है कि ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो है, दिस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल डायरेक्टली बर्न्ड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, एंड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड। ध्यान दीजिए, शुरुआत में 3 से 5 मिनट, कितने समय के लिए, शुरुआत में एक्सरसाइज के प्रथम 3 से 5 मिनट तक आपकी बॉडी मसल्स में जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को डायरेक्ट बर्न करके लैक्टिक एसिड पैदा कर लेते हैं। दिस स्टेप इज एनएरोबिक। इसके पहले क्या था, फ्री ग्लूकोज था, तो फ्री ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन भी मौजूद थी, तो फिर उस ग्लूकोज से एरोबिक प्रोसेस चल रहा था, तो आपको एटीपी ज्यादा मिल रहा था। लेकिन जब आप फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आपके पास आपके ब्लड में फ्री ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा ब्लड आपको ग्लूकोज देगा ही नहीं, ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ब्लड में भी ग्लूकोज मेंटेन रहना जरूरी है, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। 120 का लेवल मेंटेन होना चाहिए। 120 रखने के लिए अगर प्लस में है तो आपकी बॉडी को सप्लाई करेगा, और अगर प्लस में नहीं है तो 120 अपने पास रखेगा, आपकी बॉडी सेल को सप्लाई नहीं करेगा। ध्यान रखना, क्योंकि 120 से फिर तब तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे जाएगा। इस घटना को हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे, और ये कंडीशन बहुत खतरनाक हो सकती है जब ग्लूकोज का लेवल नीचे जाएगा। इसलिए आपका ब्लड अपने अंदर ग्लूकोज का एक निश्चित अमाउंट मेंटेन करता है, वो 120 होता है। जब इससे ज्यादा होगा तो सप्लाई कर देगा बॉडी सेल्स को, इससे कम होगा तो वहां से फिर सप्लाई बंद हो जाएगी और फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बन जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए तो हुआ क्या कि चूंकि आपको यहां पर ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत है और ब्लड ग्लूकोज दे नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी मसल्स का ग्लूकोज एक्सरसाइज के पहले 3 से 5 मिनट में इस प्रकार कंज्यूम होगा। यहां पर ग्लाइकोजन बिना ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए, बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डायरेक्ट बर्न हो रहा है, और आपको प्राप्त क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आई। जैसे आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होगा, जो फर्स्ट टाइम एक्सरसाइजर्स हैं, जो कि शुरुआत किए हैं अभी एक्सरसाइज की, उन्हें 2 से 3 मिनट में एग्जॉस्ट होना ही है। क्यों होना है, उसका कारण ये रिएक्शन है। अब इनकी बॉडी में लैक्टिक एसिड तुरंत जमा हो जाएगा। ऐसे लोगों का स्टेमिना कम होता है। क्या होता है, स्टेमिना कम होता है। वो हाँफने लगेंगे, बैठ जाएंगे पेट पकड़कर। शुरुआती दौर में दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन में कभी नहीं दौड़े हैं, खूब इंजॉय किए हैं, मस्ती किए हैं, कमरे में पड़े रहे, टेलीविजन देखेंगे, रिमोट लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि सास भी कभी बहु सीरियल देख रहे हैं, कभी एक्सरसाइज नहीं किए। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड यहां पर डिपॉजिट होगा। ऐसे पर्सन में एक्सरसाइज के वेरी बिगिनिंग 3 से 5 मिनट में वो एग्जॉस्ट कर जाएंगे। अगर ये रुक गए, आगे बढ़े, तो आगे का काम अब क्या होगा, चूंकि बॉडी ग्लाइकोजन यूज हो गया, बॉडी में जो बॉडी मसल्स में ग्लाइकोजन था यूज हो गया, तो निगाह अब किस पर जाएगी, छोटा अकाउंट भी खत्म। पहले घर का कैश खत्म, बाद में फिर छोटे बैंक का अकाउंट खत्म। अब हम किस पर निगाह डालेंगे, अपने बड़े बैंक पर, जहां हमने फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है। तो एफडी तोड़वाएंगे,
द ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन लीवर इज जस्ट लाइक द एफडी अमाउंट, जैसे पैसा आपके बैंक में एफडी आप कर देते हैं इमरजेंसी में काम आने के लिए, इन द सेम मैनर हियर द ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन लीवर इज जस्ट लाइक द फिक्स्ड डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट। नाउ अब क्या होगा कि इस एफडी को हम तोड़ेंगे। हाउ दिस एफडी इज ब्रोकन हियर? इस फिक्स्ड डिपॉजिट को अब हम ब्रेक करेंगे और आपका लीवर ग्लाइकोजन नंबर तीसरे स्टेप पे, दूसरे स्टेप पर यह हुआ था, पहले स्टेप पर जो फ्री ग्लूकोज था उसका आपने यूज किया, अब तीसरे नंबर पर लीवर ग्लाइकोजन। इस लीवर ग्लाइकोजन को पहले हम तोड़ेंगे ग्लूकोज में, फिर इसके बाद इस ग्लूकोज को हम ब्रेक करेंगे किस में? यूजिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इट इज ब्रोकन टू लैक्टिक कार्बन डाइऑक्साइड and H2O प्लस 38 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर ऑक्सीजन है तो, और अगर ऑक्सीजन नहीं है नो ऑक्सीजन। ऐसी कंडीशन में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर लैक्टिक एसिड यहां पर भी डिपॉजिट होगा। यह सारा काम कब तक चलेगा? यह ग्लाइकोजन आपको सपोर्ट करेगा कितने समय तक? फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। आप अगले 20 मिनट तक एक्सरसाइज इसी रफ्तार से करने के लिए और अभी स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एक्सरसाइजर हैं तो, और अगर जस्ट बिगिनर हैं तो वो तो 3 मिनट में एग्जॉस्ट होकर चला गया। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका स्टेमिना अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में यू विल बी वर्किंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, और 20 मिनट के लिए आप फास्ट एक्सरसाइज और कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि आप 30 मिनट से ज़्यादा फास्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन वन फेज यू शुड नॉट वर्क हार्डली फॉर मोर देन 30 मिनट्स। 30 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन का फास्ट एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। राइट, समझ में आ गई बात? तो यह जो कहानी आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यह लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन, यही है स्टेमिना। अब होता क्या है कि जब बॉडी मसल्स और लैक्टिक, ये क्या नाम है, लीवर का ग्लाइकोजन दोनों खत्म हो गया, फिर क्या होगा? अब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट यूज खत्म हो चुका है। अब आपके शरीर में हमला किस पर होगा? क्योंकि अब 30 मिनट के आगे चल रहे हैं आप, अब आपकी बॉडी में फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। फैट स्टोर्ड जो फैट होता है आपके एडिपोज में, इसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और आपका जो रेस्पिरेटरी क्वाइसेंट होता है, जो सामान्य रेस्पिरेशन के दौरान 1 होता है। डू यू नो रेस्पिरेटरी क्वाइसेंट? श्वसन गुणांक क्या होता है? श्वसन गुणांक यह है कि आपने कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है एक निश्चित वॉल्यूम ऑक्सीजन लेने के बाद। तो यहां पर क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड, इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्वाइसेंट। इसकी जो वैल्यू है फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये 1 होती है, इक्वल्स टू 1.0 होती है। ये है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात है। लेकिन यहां पर जो एक्सटर्नल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी क्वाइसेंट जो होता है यहां पर, ये ग्रेटर देन 1.0 हो जाता है। आपका जो रेस्पिरेटरी क्वाइसेंट है एक्सेस एक्सरसाइज के दौरान, ये 1.0 से ज़्यादा हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? फैट यूज हो रहा है, जितना भी आपके अंदर शरीर में चर्बी है, इसी को हम कहते हैं वेट लॉस बाय एक्सरसाइज। लेकिन आपको करना सामान्य तौर पर यही करना चाहिए कि आप 30 मिनट की एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा पानी पिएं, बहुत ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी, थोड़ा रिफ्रेश करें, उसके बाद फिर सेकंड फेज आप एक्सरसाइज में आप आएँ। ऐसा ना हो जाए कि फास्ट एक्सरसाइजिंग में, क्योंकि आपके जान पर बन सकती है, क्योंकि इस दौरान टैकीकार्डिया की कंडीशन बनती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है,
आइए और इस एक्सरसाइज में अब हार्ट बीट रेट जो बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है, एक नज़र इस पर डालते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक डिस्कशन यहां रह गया था, थोड़ी सी बात आपको बतानी है कि यह जो एक्सटर्नल एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं, तो इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग फास्ट एक्सरसाइज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, बर्निंग सेंसेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी मसल्स अकर फॉर कितने समय के लिए, फास्ट 3 to 5 मिनट्स। यानी कि जिस समय बॉडी मसल का ग्लाइकोजन यूज हो रहा होता है और लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, उस दौरान आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मसल्स में बर्निंग सेंसेशन, जिसको कि हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये स्टार्ट होगा। यही थोड़ा पेनफुल होता है और जो फर्स्ट बिगनर होते हैं वो फिर इस कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाते, और जो टॉलरेट कर गए कि थोड़ा सा, इसी को कहते हैं वार्म अप, बॉडी का टेम्परेचर राइज होना। सिंस वेरी बिगनिंग, शुरुआत में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए यही वार्म अप होता है, और इस दौरान आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये टेम्परेचर नॉर्मल आता है। बात को समझिए। तो शुरुआत में टेम्परेचर राइज करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका हाइपोथैलेमस इस टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। और ऐसा कब होता है, जब हम लीवर के ग्लाइकोजन को यूज करने वाले फेज में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, लीवर के ग्लाइकोजन को यूज करने वाले फेज में आ जाते हैं, जिसमें कि पानी बनने लगता है बॉडी में, मेटाबॉलिक वाटर। तो बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी मसल्स का, ये घटने लगता है। और फिर क्या होता है, घटने का मतलब नॉर्मल आ जाता है, और फिर आप अगले 20 मिनट तक बिना सफोकेशन महसूस हुए, बिना थकान महसूस किए हुए और एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो 20 मिनट का ड्यूरेशन है, सब पे लागू नहीं होता, ये जो अच्छे एक्सरसाइजर होते हैं उनके लिए होता है। यानी कि जो एथलेटिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, दीज पर्सन्स आर आल्सो नॉट अलाउड टू कंटिन्यू दिस वेरी फास्ट एक्सरसाइज बियॉन्ड 30 मिनट लिमिट। इस 30 मिनट की लिमिट के आगे उनको एक्सरसाइज करने की परमिशन उन्हें भी नहीं है, बिकॉज दे वे आर ऑल्सो बी पासिंग थ्रू द कंडीशन ऑफ टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है, अभी हम इस पर चर्चा करने अब चल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये छोटी सी चीज छूट रही थी कि फास्ट एक्सरसाइज में बर्निंग सेंसेशन होता है, 3 से 5 मिनट के लिए बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, लेकिन जब हम लीवर का ग्लाइकोजन यूज करने लगते हैं तो फिर ये टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल पे ले आता है, और आपकी बॉडी मसल्स में जो जलन होती है वो कम होने लगती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपके शरीर का वार्म अप हो चुका है, फिर इसके बाद आपको मजा आने लगता है एक्सरसाइज का। इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब हम इस फास्ट एक्सरसाइज का कार्डियोवैस्कुलर एस्पेक्ट क्या होता है ये आप जान लें। ये एक्सरसाइज का ये लास्ट फेज है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब आपके खून की सप्लाई पर क्या असर पड़ता है, पहले हमने आपको ऑक्सीजन की सप्लाई पर जो असर पड़ा वो समझाया, ग्लूकोज की सप्लाई पर जो असर पड़ा वो समझाया। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि ब्लड की सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा। ब्लड की सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करनी है। तो आपको मालूम है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज अभी अगर हम स्लो या माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन दोनों केस में जो ब्लड सप्लाई है ये बढ़ेगी, यानी कि सीओपी हार्ट बीट रेट क्या हो जाएगा, हार्ट बीट रेट बढ़ेगा, और जो ब्लड प्रेशर है, अब यहां पर देखना है कि ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये तो बढ़ जाएगा,
लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, आइदर कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट होता है और डिक्रीजेज। ध्यान रखें, दोनों, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 120 से ऊपर जाने लगेगा, लेकिन आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है इन दोनों प्रकार की एक्सरसाइज में, कौन कौन सी, इसमें स्लो और माइल्ड एक्सरसाइज में आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला लिमिट होता है ये बढ़ेगा, हार्ट बीट रेट बढ़ेगा, लेकिन आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये या तो नॉर्मल रहेगा और या फिर घटेगा। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस, ये क्यों ऐसा हो रहा, इसका रीजन क्या है कि क्यों डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता? इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सर्टेन काइंड ऑफ मेटाबोलाइट्स, ये मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? आपके शरीर के कुछ रासायनिक पदार्थ जिसमें जैसे कि लैक्टिक एसिड है, डिपॉजिट होता है। यहां से क्या होता है कि ये वैसोडाइलेशन करता है। वैसोडाइलेशन में जो खून की नली का डायमीटर इतना है, आप समझिए, जो खून की नली आपकी बॉडी मसल में इतनी सक्रिय है, अब ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल डायमीटर बढ़ जाएगा। खून की नली का जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, जो अभी इतना था अब क्या हो गया, इतना हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब वैसोडाइलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर, खून की नली चौड़ी हो जाएगी तो जो ब्लड इसमें बह रहा है उसका दबाव क्या होगा, घट जाएगा। वेनस रिटर्न, क्योंकि मसल से जो ब्लड लौट कर आ रहा है वो वेन्स के थ्रू आ रहा है, तो यहां पर जो वेनस रिटर्न होता है ये क्या हो जाएगा, ये घटेगा। और इस दौरान जो आपका ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप घट जाएगा। यहां पर पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, जिससे कि डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक बढ़ेगा। वाई? क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस कारण से हो रहा है, आपके शरीर के अंगों को, आपके हार्ट का लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो फोर्सली ब्लड को भेज रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड अंगों को जा रहा है, इसके कारण जो आर्टरीज में दबाव बन रहा है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ड्यू टू सिस्टोली कॉन्ट्रैक्शन, इससे जो ब्लड की पंपिंग, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। इसलिए ऑर्गन्स को ब्लड जो सप्लाई हो रहा है वो फोर्सली हो रहा है, लेकिन वेनस रिटर्न जो हो रहा है वैसोडाइलेशन की वजह से खून तो उतना आ रहा है लेकिन यहां पर प्रेशर उतना रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, या तो सामान्य रहता है और या फिर कम हो जाता है। बट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग माइल्ड एक्सरसाइज, अगर माइल्ड एक्सरसाइज हो रही है तो उस दौरान क्या होगा, इन माइल्ड एक्सरसाइज यहां पर क्या होता है कि आपका हार्ट बीट रेट तो बढ़ेगा, ब्रीथिंग रेट आपका बढ़ेगा, लेकिन जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये भी बढ़ेगा, और इसी समय अब आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। कब? अगले 20 से 30 मिनट में ये सारा काम हो जाएगा और कंडीशन बनेगी टैकीकार्डिया की, जिसके आगे आप नहीं जा सकते, नहीं तो आपका हार्ट कोलैप्स कर जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप में हीमोरेज हो सकता है, ब्रेन में हीमोरेज हो सकता है ड्यू टू एक्सेस ब्लड प्रेशर, एंड दिस कंडीशन इज वेरी इंजूरियस, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। सो द एक्सरसाइज शुड नॉट बी डन इन सच ए वे। आप अगर बहुत अच्छे हैं, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, तो यू शुड डू एक्सरसाइज ओनली फॉर 30 मिनट्स मैक्सिमम। इसलिए जितने भी कार्डियो एक्सरसाइज होते हैं उनका ड्यूरेशन मैक्सिमम 30 मिनट होता है, इससे ऊपर नहीं होता। घर में अगर आप ट्रेडमिल चला रहे हैं उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि उसमें आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट रेट दोनों बताता रहता है, और हर पर्सन का ये अलग अलग होता है, स्टेमिना की बात होती है, तो स्टेमिना के अनुसार। इसीलिए आपको एक्सरसाइज किसी भी ट्रेनर के साथ करनी चाहिए। तो योगा आप जब भी करें अपने किसी एक ट्रेनर के साथ करें, खास करके तब जब आप नौसिखिए हैं इस लाइन में। आज के हमारे इस लेक्चर में और अपने पिछले लेक्चर में, दोनों लेक्चर में मिलाकर हमने आपको व्यायाम कितने प्रकार का है,
व्यायाम के बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये सब देख लिया। हालांकि ये डिस्कशन बहुत ही सुपरफिशियल मैंने किया है क्योंकि बहुत बड़ा है, इसको तो कई घंटों तक पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको हमने आपको बहुत ही डाइल्यूट करके थोड़ी थोड़ी बातें बताई है, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो आपके किसी काम का भी नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये बस इतने से आपका एक्सरसाइज का एक फंडा क्लियर हो गया होगा। आप सभी लोगों को, जो बायोलॉजिकल हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी समझ में आया होगा, और जो नॉन मेडिको हैं, नॉन बायोलॉजिकल पर्सन्स हैं, लेकिन वो फिजिकल एक्सरसाइज चूँकि हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो इसके बारे में अवगत होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हमारे इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा निश्चित रूप से हमें पता चल जाएगा जब आप इसे लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बढ़ेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जेनेसिस बायोकेयर पर जाएं, बेल आइकन को पुश करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। अगले लेक्चर में हम आपको यह बताएंगे कि कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं, ये सभी प्राणायाम हमारे शरीर की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पर क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, हमारे बॉडी के जो सेक्रीशंस हैं वो प्राणायाम से कैसे प्रभावित होते हैं, फिर हमारे मन की स्थिति, हमारी सोच, हम डिप्रेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे नहीं, आज हमारा मूड अच्छा है, आज हमारा मूड खराब है, आज हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आज हमको सारी चीज़ें अच्छी लग रही, आज हमको फला आदमी से नफ़रत हो गई है, आज हमको इस आदमी से प्यार हो गया है। ये सारी चीज़ें, आई हेट यू, आई लव यू, आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, ये तमाम प्रकार के जो आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, ये आपके अंदर होने वाले विशेष प्रकार के सेक्रीशंस से होते हैं। कुछ द्रव सेक्रीट होते हैं, उन द्रवों पर नियंत्रण प्राणायाम कैसे करता है, आपका एक सामान्य व्यवहार अपने समाज के प्रति कैसे प्रभावित होता है, इन सब पर चर्चा हम अपने अगले आने वाले 2 से 3 लेक्चर में करेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल जेनेसिस बायोकेयर। मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। अगले 3 लेक्चर में आपको ये सारी बातें मैं समझा देने वाला हूँ कि एक्सरसाइज, योगा का क्या असर पड़ता है और ये साइंस हमारा क्या है। ठीक है, थैंक यू।